हमारे साथ हैं एक ऐसी शिक्षिका जो कि चंदौली जैसे जिले में प्राइमरी विद्यालय पर अपनी सेवा के जरिए एक अलग दीप जलाने की कोशिश कर रही हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो अच्छे से शिक्षित या साक्षर कहिए, वो शायद पहली पीढ़ी है। छात्र हैं वहां पे, वो गरीब घरों से जा रहे हैं, पिछड़े घरों से जा रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाएं पिछड़ी हुई है। वो पिछड़े नहीं है, वो आगे जाना चाहते हैं, व्यवस्थाएं पिछड़ी हुई है। वहां पे आप ये कैसे बदलने की कोशिश की जा रही है कि अच्छे घरों से भी बच्चे आए, या कम से कम इनको उन बच्चों से compete करने के काबिल बनाया जाए, ताकि जब बाद में कंपटीशन हो तो वहां पे समानता दिखे। अब 8वीं का बच्चा अगर आपको 4 पैसे कमा के घर पे ले जा रहा है, माँ पापा बहुत खुश हैं, तो सोचिए उस बच्चे को आप कैसे किसी बड़ी कंपटीशन में बैठने की बात सोच सकते हैं। लेकिन सफलता के 2 मानक होते हैं। एक समाज ने बना रखा है कि सरकारी नौकरी पा जाना सफल होने की निशानी है। बहुत तकलीफ होती है कि इतना मेधावी बच्चा था और क्या कर रहे हो बेटा, आएंगे सब मिलने खुशी खुशी, मैडम हम आ रहे हैं नौकरी करके। क्या करते हो? किसी कंपनी में पार्ट बनाते हैं, कहीं पैकेजिंग में हैं, कहीं कुछ हैं। तो लगता है कि ये तो बहुत अच्छे पद पे पहुंचने लायक योग्यता वाले बच्चे थे और इनकी योग्यता तो यहीं चरमरा गई। लेकिन जो अमीर घर के बच्चे हैं या मिडिल क्लास वाले भी हैं, अब ऐसा नहीं है कि सब लोग शौक से भेज रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में या सीबीएसई बोर्ड में या प्राइवेट स्कूलों में। मजबूरी भी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो वहाँ पे पढ़ाई हो रही है या जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, शायद वहाँ पे बच्चा उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। दिमाग पे अभिभावकों के या समाज में बना हुआ है कि कॉन्वेंट में भेजेंगे तो बच्चा अच्छा हो जाएगा पढ़ने में। ऐसा कतई नहीं है। जो हाई लेवल वाले कॉन्वेंट स्कूल हैं वहाँ तो कुछ गनीमत है, लेकिन जो गांव-गांव कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ ना अच्छे टीचर हैं और ना ही अच्छी व्यवस्था है। सबसे बड़ी जो समस्या या एक चैलेंज जो आप लोगों के सामने दिखती है, वो सबके लिए टेट मैंडेटरी कर दिया गया है। उस पे आपका क्या विचार है? लेकिन जो पुराने अध्यापक हैं उनके लिए मुझे लगता है जरूरत नहीं है। सरकार के ही बनाए मानक पे भी तो उनको नौकरी मिली होगी जी। और जिनकी उम्र आज 50-55 साल है, सामाजिक दायित्व उनके हैं, एक उम्र बीत गई है, आंखों पे चश्मे लग गए हैं, उम्र के साथ साथ ये सब समस्याएं आती हैं। आप उनसे कहिए कि वो फिर से पढ़ाई करें और फिर कंपटीशन निकालें। तो शिक्षकों के प्रति भी थोड़ा सा समाज में एक निगेटिव भावना है, और वैसा है क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाहियां भी हैं प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों में। ऐसे शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उनके लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगी? कोई कर्मचारी कामचोर नहीं होता, कामचोर उसे उसका सिस्टम बनाता है। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक ऐसी शिक्षिका जो कि चंदौली जैसे जिले में पिछले 10 से 11 साल से प्राइमरी विद्यालय पर अपनी सेवा के जरिए एक अलग जो है दीप जलाने की कोशिश कर रही हैं। गांव देहात के बच्चों, उनके अभिभावकों को जागरूक करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमती जयाप्रदा सिंह से, जो कि चंदौली के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं और वो अपने आप में एक गर्व महसूस करती है। आइए जानते हैं चंदौली के इस प्राथमिक विद्यालय के बारे में, उनकी इस जर्नी के बारे में, रोज के जो उनके अनुभव हैं उसके बारे में। नमस्ते। नमस्ते भैया। हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात मैं करना चाहूँगा, जैसे ही प्राइमरी विद्यालय का नाम आता है, सामने जो एक फिगर आती है वो आती है कि नहीं, एक वही सफ़ेद और हरे पट्टी वाला विद्यालय होगा, 1-2 टीचर होंगे, 1-2 कुर्सियाँ होंगी और मजबूर असहाय गरीब घरों के बच्चे होंगे। आप कैसे देखती हैं अपने इस व्यवस्था को? जो ये चित्र बना है, ये चित्र अब नहीं रह गया। प्राइमरी स्कूल्स पे सफेद पट्टी और हरा विद्यालय वो बाहर से है, बाकी बाला पेंटिंग के जरिए हर विद्यालय को इतना बढ़िया बना दिया गया है कि दीवार पे ही बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, हर स्कूल को अंदर से इतना अच्छा कायाकल्प के अंतर्गत सरकार ने इतना बढ़िया किया है कि हर स्कूल में लगभग बाला पेंटिंग हो चुकी हैं और दीवारें काफ़ी सुसज्जित हैं। तो ये चीज़ नहीं है। और अभी टेबल बेंच भी हो गए हैं। अच्छा। हर प्राइमरी स्कूल में टेबल बेंच हो गए हैं पर्याप्त बच्चों को बैठने के लिए। क्लासरूम्स में पंखे हो गए हैं। गांव में बिजली ना आए वो समस्याएं अलग हैं, इन्वर्टर वगैरह है। थोड़ी दिक्कत आती है चोरी वगैरह की, तोड़ फोड़ की, जो अराजक तत्व होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई चौकीदार या कुछ गार्ड तो ऐसे हैं नहीं। अगर ग्राम सभा से विद्यालय जैसे
बाहर दूरी है या क्योंकि बाहर दूरी साइड बन रहा है है तो। या गांव वालों को उतना अच्छा सहयोग नहीं है। हर गांव में कुछ अराजक तत्व होते हैं, कितना भी प्रधान सहयोग कर लें, लेकिन रात में अगर कोई टारगेट बना ही ले कि हमें तोड़फोड़ करनी है तो वो कर जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इससे अध्यापकों का मनोबल बहुत टूटता है। बराबर आपके कंपोजिट ग्रांट के पैसे एक ही काम में शौचालय की टोटी बनवाने में ही लगा रह रहा है। मतलब कुछ नहीं मिलेगा, आप शौचालय का दरवाजा तोड़ देंगे, दरवाजा बनवाने में पैसे लगते हैं जी। और बार बार एक ही चीज करवाएंगे तो हमारे जो मद है वो भी बर्बाद होता है। तो इससे थोड़ा मनोबल टूटता है। बाकी सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं अभी कायाकल्प के तहत, और 2 कुर्सियों वाली बात अब कहीं नहीं रह गई है। हर जगह अच्छे ऑफिस मिल जाएंगे आपको। अभी हमारे ही विद्यालय में भी कायाकल्प के अंतर्गत पूरा विद्यालय ही नया हो गया है। पहले विद्यालय पूरा मतलब था, भवन था, लेकिन छत टपक वक रही थी। लेकिन जैसे ही हमने लेटर बनाया, लिखा और 1 साल के अंदर अंदर नया भवन आ गया, ऑफिस आई और 2 कमरे आए, फिर एक ACR आया, 3 कमरे हो गए, 5 तक की, और आंगनबाड़ी का पूरा भवन नया बन गया। सफिशिएंट है। लेकिन ये है कि थोड़े सरकारी काम धीरे हो पाते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे हैं, जैसे अभी बाउंड्री वॉल टूट गई है, लेकिन उसके लिए मैं बहुत प्रयासरत हूँ। अभी समय लगेगा लेकिन बन जाएगी तो जो थोड़े अराजक तत्वों वाला है वो मैटर कुछ कम हो जाएगा। ये सब है। और बच्चे तो मेधावी आते हैं, हालांकि हम लोगों को थोड़ा अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल पाता। उसका भी कारण ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो अच्छे से शिक्षित या साक्षर कहिए, वो शायद पहली पीढ़ी है जी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। पर पेरेंट को इतना वो मतलब नहीं है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो खुश हैं कि अगर वो खेत पे जा रहा है, अगर उनके काम में, घरेलू काम में हाथ बटा रहा है, तो पेरेंट इस बात में खुश है। पेरेंट को नहीं मतलब बच्चा स्कूल जाए जी। तो यहाँ थोड़ा सा बस शिक्षा व्यवस्था थोड़ी जो कमजोर पड़ जाती है, इस पॉइंट पे आके कमजोर पड़ जाती है। अन्यथा टीचर्स बहुत अच्छे हैं आपके, हम लोग के स्कूल्स में ट्रेंड हैं और पर्याप्त संख्या भी अब हो गई है। धीरे धीरे भर्तियां भी शुरू हो रही हैं अच्छी। स्कूलों की दीवार कलरफुल हो गए हैं अंदर से, आपने बोला। अब टाट पे नहीं बैठना पड़ता है, घर से बोरी लेकर के नहीं जाना पड़ता है, बेंच लग गए हैं, हाँ। कुर्सियां अच्छे हो गए हैं, भवन अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जो अंदर जा रहे हैं उनकी संख्या में दिन ब दिन कमी हो रही है। और जो मैंने बोला था शायद उसको आपने मिस किया कि आज भी जो छात्र हैं वहाँ पे वो गरीब घरों से जा रहे हैं, पिछड़े घरों से जा रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाएं पिछड़ी हुई है। वो पिछड़े नहीं है, वो आगे जाना चाहते हैं, व्यवस्थाएं पिछड़ी हुई है। वहाँ पे आप ये कैसे बदलने की कोशिश की जा रही है कि अच्छे घरों से भी बच्चे आए, या कम से कम इनको उन बच्चों से compete करने के काबिल बनाया जाए, ताकि जब बाद में कंपटीशन हो तो वहाँ पे समानता दिखे। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा, लेकिन ये थोड़ा सा सामाजिक दायरों को रख के देखें ना तो थोड़ा सा मुश्किल है। ये क्या है, ये जो बच्चे हमारे यहाँ 5th तक पढ़ रहे हैं, 1 to 5th जी, उनको जबरदस्ती घर वाले रोक लेंगे, चलो धान की रोपनी में चलो, गेहूं की कटाई में चलो, वहाँ उनकी शिक्षा प्रभावित हुई। घर पे कोई केयर करने वाला नहीं है, वहाँ प्रभावित हुई। उसके बाद आगे जैसे ही वो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, आधे बच्चे नाइट पार्टियों में बर्तन धोने का काम करना शुरू कर देते हैं। कहीं खाना बना, वहाँ गए बर्तन। 5वीं तक के बच्चों की बात कर रहे हैं? नहीं, इसके बाद आखिर वहीं बच्चे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। और जो लोग बताते हैं कि कंपटीशन में क्यों नहीं आते ये बच्चे, उनके जीवन के ही कंपटीशन हमारे आपके कंपटीशन से बड़े ऊंचे हैं। उनके जो सामान्य स्ट्रगल है ना वो बहुत ऊंचे हैं। अब 8वीं का बच्चा अगर आपको 4 पैसे कमा के घर पे ले जा रहा है, माँ पापा बहुत खुश हैं, तो सोचिए उस बच्चे को आप कैसे किसी बड़ी कंपटीशन में बैठने की बात सोच सकते हैं। लेकिन सफलता के 2 मानक होते हैं। एक समाज ने बना रखा है कि सरकारी नौकरी पा जाना सफल होने की निशानी है, या आप अच्छा आर्थिक इनकम बना ले रहे हैं अपना, तो वो सफलता की निशानी है। लेकिन सफलता के पैमाने हैं कि आप, मेरे ख्याल से, कि आप अपनी पुरानी पीढ़ी से कितना बेहतर हो लेते हैं जी, वो भी एक सफलता का पैमाना है। अगर अति पिछड़े घर का बच्चा अगर एक सभ्य नागरिक भारत का बन जाता है तो क्या ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है? बहुत बड़ी उपलब्धि। असभ्य परिवार का बच्चा अगर एक सभ्य नागरिक बन जाता है और अपने बलबूते कुछ कमाने लायक हो जाता है और उस पैसे का सही संचय समझ जाता है जी, नशा नहीं करता, नशे से बच जाता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना सीख जाता है, तो एक अच्छा इंसान बनाना जी। तो क्या एक बड़े पद का सरकारी नौकरी पाने वाला, जिसको आजकल
सफलता के मानक पे कसा जाता है, जी, क्या वो सफल नहीं है? नहीं, वो स्कूल तो से निकल के, हम लोग के स्कूल से निकले हुए बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो 5th तक काफी मेधावी रहे, 8th तक पढ़े, जी, 10th तक जाते जाते वो नौकरी करने निकल गए। और उनकी मजबूरी ये देखिए कि वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी करने गए कि हम 18 साल के हो गए हैं। ये भी कंडीशन है, ये भी चीजें हम लोग देखते हैं, फेस करते हैं, तो बड़ा बहुत तकलीफ होती है कि इतना मेधावी बच्चा था और क्या कर रहे हो बेटा? आएंगे सब मिलने खुशी खुशी, मैडम हम आ रहे हैं नौकरी करके। कहाँ से? गोवा से, पुणे से, मुंबई से। क्या करते हो? किसी कंपनी में पार्ट बनाते हैं, कहीं पैकेजिंग में हैं, कहीं कुछ हैं। तो लगता है कि ये तो बहुत अच्छे पद पे पहुंचने लायक योग्यता वाले बच्चे थे जी, और इनकी योग्यता तो यहीं चरमरा गई। उनकी जो जरूरतें थी, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो गलत रास्ते नहीं मुड़े, जी, वो वहीं जाकर के अपने परिवार को संभालने लगे। ये भी अपने लिए तो, हमारे लिए तो बड़ी उपलब्धि ही है जी। अगर वो बच्चा। लेकिन जो गलत मैंने रास्ते पूछा में था गया। प्रश्न, उसमें एक पार्ट ये भी है कि ठीक है, गरीब घरों से तो बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो अमीर घर के बच्चे हैं या मिडिल क्लास वाले भी हैं, अब ऐसा नहीं है कि सब लोग शौक से भेज रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में या सीबीएसई बोर्ड में या प्राइवेट स्कूलों में। मजबूरी भी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो वहाँ पे पढ़ाई हो रही है या जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, शायद वहाँ पे बच्चा उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो भी प्राइमरी विद्यालयों में आए, और उनको किस तरीके से आप लोग भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं? सर, हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो भरोसा उतना हद तक बन नहीं पा रहा है। अब वो कमियां कहाँ रह जा रही हैं हम कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन प्रयास हम लोग का रहता है। और कुछ आते भी हैं बच्चे, लेकिन एक बना हुआ है समाज में कि कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइमरी में नहीं होती, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ये कैसे टूटेगी धारणा, अब ये थोड़ा गहरे प्रयास का बिंदु है, बड़े स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहल किया पीएम श्री स्कूल्स। जी, पीएम श्री स्कूल्स में अभी बिल्डिंग और भवन अच्छे बन रहे हैं, प्रोजेक्टर वगैरह लग रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। आने वाले 2-4 सालों में पीएम श्री स्कूल अपने भव्य रूप में जब सामने आएंगे समाज के, तो लोगों का नज़रिया बदल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। पीएम श्री स्कूलों में वाहन वगैरह चलाने की भी बात हो रही है, तो दूर दूर के गाँव के भी बच्चे जब पहुँचने लगेंगे आसानी से, तो हर तरह के बच्चे पहुंचेंगे, फिर वो माहौल हो जाएगा। अभी तक क्या है कि एक प्राइमरी स्कूल में सिर्फ उसी ग्राम सभा का ही बच्चा जाता है जी, और उसी ग्राम सभा के आसपास जरूर एक दो छोटे मोटे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और कॉन्वेंट की जो मतलब दिमाग पे अभिभावकों के या समाज में बना हुआ है कि कॉन्वेंट में भेजेंगे तो बच्चा अच्छा हो जाएगा पढ़ने में, ऐसा कतई नहीं है। जो हाई लेवल वाले कॉन्वेंट स्कूल हैं वहाँ तो कुछ गनीमत है, लेकिन जो गांव-गांव कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ ना अच्छे टीचर हैं और ना ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। फिर भी लोगों का झुकाव उधर है। प्रयास हम लोगों का है कि बच्चे हमारे यहाँ आए, लेकिन कुछ होता है कि लोगों को लगता है नहीं प्राइवेट में भेज लें, अच्छा है, और लड़कियां हमारे यहाँ आएंगी, लड़के उसमें भेजे जाएंगे। जेंडर, मैं आ रहा था, उसी पे आ रहा था। चीज कि सामान्य घर, मतलब सामान्य क्या, जो थोड़े से आर्थिक स्थिति से ठीक है, वेल टू डू फैमिली से, हाँ, तो वो क्या करेंगे, लड़का वहां जाएगा, लड़की यहाँ आएगी, और दोनों को फिर हम लोग जब कंपेयर कर देंगे, कभी कभी लड़का भी हमारे यहाँ आ जाते हैं, जब वहां हम तुलना करते हैं तो लड़की ही बेहतर है पढ़ने में जो हमारे यहाँ पढ़ रही है। फिर भी गार्जियन को लगता है कि नहीं वहीं जाएगा, लड़का है, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग जी। हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजेंगे तो ठीक रहेगा, सरकारी में भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये धारणा कैसे तोड़ी जाए। अब इसके लिए चाहे तो एक मतलब मेरा प्लान है कि 2 तरह की व्यवस्था कर दी जाए सरकारी स्कूल में ही। अच्छा। जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं उनका आय प्रमाण पत्र रखवा दीजिए, उनको फ्री शिक्षा दे दीजिए, और जिनको लग रहा है कि हम कैपेबल हैं पैसे देने लायक, वो दें जी। चलो हम, और उससे माहौल सुधर भी जाएगा शायद लेकिन अब हाँ, उससे शायद माहौल सुधर जाएगा। अच्छे घर के बच्चे भी फिर आने लगेंगे कि हम भी फीस दे रहे हैं और अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं हमें। आपने जो बोला कि नहीं, चैलेंज तो है कि कैसे इसको दूर किया जाए, हम लोग भी एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जो बहुत सारे लोगों के सजेशंस आए कि जब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए टीचरों में कंपटीशन है कि नहीं, हमें तो सरकारी विद्यालय में ही टीचर बनना है, सरकारी विभाग में जाने के लिए कंपटीशन है कि नहीं, सरकारी नौकरी ही पानी है,
तो सबसे पहले ये सरकारी विद्यालयों की जो टीचर हैं या सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को इन सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं भेज रहे? ये प्रश्न आपका बड़ा सटीक है जी क्यों नहीं भेज रहे हैं। बस हर कोई चाहता है अपने बच्चे को अच्छे माहौल में रखना, जी है ना। अच्छा माहौल थोड़ा सा मतलब किस परिवेश से बच्चे आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और जी। हमारे यहाँ हमारे विद्यालयों में अक्सर उसी जगह से बच्चे आते हैं जहाँ के घरों में वो घरेलू हिंसा, गाली गलौज, नशाखोरी, ये सब चीजें हैं। तो हर कोई चाहता है कि ऐसे माहौल से बच्चा दूर अपने इस माहौल से, गंदे माहौल से बच्चे को दूर रखें। अगर वहीं ज्यादा घरों के मतलब कुछ अच्छे और कुछ बुरे बच्चे भी रहते तो सब चल जाता, लेकिन अगर सिर्फ छटके बचे हुए हैं तो फिर वहाँ मुश्किल हो जाता है। मैं बताऊं, मेरा बच्चा जब छोटा था 1.5-2 साल का, 2 साल तक मैं उसे अपने साथ लेके गई और उसका फर्स्ट वर्ड जो था बोलना सेंटेंस में, वो बोलता था मार सारे के। तो वो कहाँ से सीखा था? स्कूल से ही सीखा था, बच्चों ने सिखाया था। अब इस माहौल में कैसे हम क्या कह सकें? अब हम उन बच्चों को सुधारते हैं लेकिन पूरा नहीं सुधार सकते। शुरुआत तो उनकी गार्जियन पे है, उनकी शुरुआत उनकी जो मातृभाषा है गांव की, उनसे हम उस भाषा में बात नहीं करेंगे तो बात ही नहीं समझते हमारी जी। हम कैसे उनसे कहें कि शुद्ध हिंदी में बात कर लें? वहां तो हम लोग अपनी शुद्ध हिंदी छोड़ के उनसे उनके नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा माहौल हो जाता है गड़बड़। अभी 10 बच्चे अच्छे रहते तो उसमें वो भी सेट हो जाते और हर बच्चे के हिसाब से शिक्षा दी जाती तो हो जाता। और तो आपको नहीं लगता है कि इन अभिभावकों की जिम्मेदारी प्राइमरी विद्यालय के शिक्षकों से ज्यादा है? क्योंकि शायद ये अभिभावक खुद अच्छे से पढ़े होते, खुद इनके पेरेंट्स ने इनका अच्छे से देखभाल किया होता तो ये लोग अच्छे होते और इनके बच्चे इस प्राइमरी विद्यालय को, जिसको कि वो मजबूरी में भेज रहे हैं, नहीं भेजना पड़ता। लेकिन जब अब वो भेज रहे हैं प्राइमरी विद्यालयों में अपने बच्चों को, तो शायद ये अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको अच्छा सा मोटिवेशन करें, उनको डेली स्कूल भेजे। इसमें अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती है? या आप लोग कैसे इन अभिभावकों के साथ डील करते, कैसे इनको मोटिवेट करते हैं कि इनको शिक्षा का महत्व समझ में आए? देखिए, समय समय पर स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है जी। वहाँ अभिभावकों का उतना रुझान नहीं होता आने का जी। फिर भी मोटिवेट करके बुलाया जाता है, कहा जाता है, समझाया जाता है, तो उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लेकिन उतना नहीं आता जितना हमें उम्मीद रहती है। उनका सहयोग उतना नहीं मिल पाता। अभी घर घर हम लोग जाके अलग जगाएंगे, सर्व शिक्षा, अरे स्कूल चलो अभियान, रैली निकालेंगे, घर घर जाके अभिभावकों से संपर्क करते हैं। अभिभावक घर से अंदर से निकलते ही नहीं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे मिलते हैं, इतना अच्छा, मतलब उनका आतिथ्य देख के लगता है कि हम अध्यापक ही नहीं बल्कि भगवान होके उनके दरवाजे पे पहुंचे हैं। इतना अच्छा आतिथ्य मिलता है कि मन खुश हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि फिर मन खराब हो जाता है कि हम कहाँ फंस गए, वो मिलेंगे ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो वहाँ अच्छा, उनके घरों के बच्चे भी ठीक नहीं रहते, नहीं हो पाते, क्योंकि उनका सहयोग ही नहीं है। उनका सहयोग नहीं है, बच्चों पे ध्यान नहीं है। तो फिर भी हम प्रयास रहता है अध्यापकों का भाई कि हर गार्जियन से मिले, उन्हें जागरूक करते हैं और प्रभाव पड़ता भी है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो पीढ़ी होगी वो अच्छी होगी, बेहतर होगी, काफी बेहतर होगी और समानता वाली होगी, मतलब समाज में एक समानता वाली होगी पीढ़ी वो। हम शिक्षा व्यवस्था पे जाएंगे, उससे पहले एक थोड़ा सा अभिभावकों के लिए प्रश्न ये रहेगा कि एक अच्छा अभिभावक होने के लिए, खास तौर से जो ये प्राइमरी विद्यालयों में बच्चे आ रहे हैं, आप उनके साथ ही डील कर रहे हैं, एक अच्छा अभिभावक होने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको आचरण करना चाहिए जिससे कि उनका बच्चा जो अभी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ अपने आर्थिक आय में भी वो अच्छा कर सके? पहला स्टेप तो अभिभावक को यही उठाना होगा कि वो घरेलू काम नहीं, जो धन कमाने वाला काम है, जैसे वो उनका ज्यादातर जीविका ही है गेहूं काटना, धान लगाना, उस फसली सीजन में बच्चों को घरेलू कामों और उन कामों में न उलझाएं। फसली सीजन जब भी शुरू होता है, स्कूल में छात्र संख्या एकदम खराब हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है, और ये हर स्कूल की कहानी है। और बच्चे, मतलब जो लड़के हैं वो कहीं धान के बोझ पहुंचाने का काम करने लगे, लड़कियां हैं तो घर पे खाना बनाने लगी। लेट से आते हैं बच्चे, और जो मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं वो लेट से स्कूल आएंगे। पूछा जाएगा बेटा क्यों लेट, कुछ नहीं बताएंगे,
जब आप थोड़ा सा बहला फुसला के कूड़े दिए तो पता चलेगा कि खाना बना के खेत पे पहुंचा के आ रही हैं। तब तो वो बच्चा 7 बजे के स्कूल में, 7:30 बजे के स्कूल में अगर 10 बजे भी वो बच्ची आ जाती है तो हम उसे शाबाशी ही देंगे ना। जरूर। और ऐसा ही होता है, और लोगों को लगता है कि बच्चे तो स्कूल लेट से जा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब लोग? तो 10 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जो एक पुरानी कहावत है, ग्लास आधा भरा है या खाली है। हाँ, उनका वो नजरिया है कि वो तो 10 बजे स्कूल ही गया तो पढ़ा क्या होगा। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि स्कूल की शिक्षा से पहले वो जीवन की पढ़ाई पूरी करके आ रहा है जी। वो इतना काम निपटा के आ रहे हैं जो हम लोग लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग उन कामों को जिनको 10 मिनट में करते हैं, उसी काम को लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने में 1 घंटे लगेंगे जी। और उसे फिर खेत पे पहुंचाना, पहुंचा के फिर छोटे भाई बहनों को साथ में लेके स्कूल आना, वो कंडीशन भी तो है। अब सरकार का फोकस प्राइमरी विद्यालयों पे, जैसा आपने बोला कि बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की आपने कि वहां पे कलरफुल पेंटिंग हो गए हैं, पेंटिंग के माध्यम से बुक्स अच्छे आ गए हैं, टेबल लग गया है, फैन लग गया है, इन्वर्टर लग गया है, सारी चीजें, शौचालय बन गए हैं। शिक्षा का जो सिलेबस है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें किस तरीके से बदलाव हुआ है? क्योंकि जब हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे पॉडकास्ट से, तो आपने बोला निपुण करके एक मापन प्रक्रिया है जिसमें कि स्कूलों की गुणवत्ता मापी जाती है। तो ये सब किस तरीके के बदलाव हैं और ये बदलाव किस तरीके से सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं जो इन बच्चों की शिक्षा है उस पर? ये जो ऐप वगैरह डिजाइन हुए हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको लागू करने में थोड़ी समस्या आती है। जैसे जब हम ऐप पे पढ़ाने लगते हैं बच्चे को, हम अपने मोबाइल पे ऐप खोले और एक बच्चा को बुलाए, पढ़ा रहे हैं। अब एक बच्चा को, जब बच्चा मोबाइल लेके पढ़ रहा है तो बाकी के जो 30 बच्चे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहे होंगे, आपस में बातचीत वो कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाती है, वहां मुश्किल हो जाता है ये। लेकिन उससे अच्छा है, बच्चों का इंटरेस्ट जाग रहा है, मोबाइल की तरफ ना झुकाव भी उनका हो रहा है और पढ़ भी लेते हैं अच्छे से। जब आवाज फिर से आती है उनकी, हाँ शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो बच्चे को लगता है अच्छा हमने अच्छा किया, फिर से करते हैं और बोलते भी हैं मैडम जी फिर से कराइए। अच्छा लगता है। तो सिलेबस में किस तरीके के बदलाव आए हैं और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? क्या, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में हिंदी ज्यादातर बोली जाती है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में लोगों को, बच्चों को भेजने का सबसे बड़ा एक जो दिमाग में रहता है कि मेरा बच्चा जाएगा और इंग्लिश बोल लेगा और इंग्लिश जान जाएगा। प्राइमरी विद्यालयों में किस तरीके से एक चीज मैं बता दूं, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश एक भाषा ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपकी अपनी भाषा पे अच्छी पकड़ है तो आप कोई भी भाषा 2-3 महीने में सीख सकते हैं जी। क्यों? इंग्लिश बोलना इतना बहुत तो वो नहीं है। और जो शिक्षा मातृभाषा में मिल जाएगी वो आपके दिमाग पे जो स्थायी प्रभाव डालेगी, वो कॉन्वेंट की शिक्षा कभी नहीं, मतलब इंग्लिश दूसरी भाषा की शिक्षा कभी नहीं डाल सकती जी, है ना। आप लाख बच्चे को पढ़ाइए, क्लोरोफिल से पौधे हरे होते हैं, क्लोरोफिल से, लेकिन जब आप कहेंगे कि पत्ती का हरा रंग जो है ना वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, तो बच्चा क्लोरोफिल याद कर लेगा फिर। और कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाएगा। मतलब जीवन कौशल की चीजें जो हैं वो नहीं सीख पाते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं थोड़ा सा बस एक बार और कोशिश कर रहा हूँ जानने का कि जो बदलाव हुए हैं वो किस तरीके के बदलाव हैं, और जो निपुण वाली बात करी थी वो क्या है, उसमें क्या चीजें परखी जाती हैं। आपने बताया था कि लगभग 135 या 137 विद्यालय हैं आपके ब्लॉक में, जिसमें 27 या 28 विद्यालयों ने ही वो गुणवत्ता अभी तक प्राप्त की है, बाकी आगे के चरणों में नहीं, फरवरी तक था, जब फरवरी में असेसमेंट हुआ था तब 27 विद्यालयों में हमारा विद्यालय था। वो एक असेसमेंट होता है थर्ड पार्टी द्वारा निपुण लक्ष्य ऐप पे, तो जब 80% बच्चे अगर निपुण रहते हैं तो विद्यालय को निपुण घोषित किया जाता है। तो और उसके क्या एडवांटेजेस हैं विद्यालय को, और क्या डिसएडवांटेज है जो नहीं निपुण गुणवत्ता वाला विद्यालय है उसके लिए? जो नहीं हुए हैं उनको फिर से प्रयास करना है कि अगर बच्चे आपके थोड़े से कमजोर रहे हैं तो उनको फिर से प्रयास करिए और वो हो जाए। और उसमें क्या हुआ कि ऐप में या फिर नेटवर्क सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ रहा। अच्छा, कहीं कहीं सारे बच्चे काफी निपुण थे हैं फिर भी ऐप पे नहीं आ पाया, तो ये चीजें भी आई हैं। तो धीरे धीरे एप्लीकेशंस में सुधार होते रहते हैं, अभी तो ट्रायल वगैरह रहता है, तो फिर ये चीजें हैं जी। क्या नए बदलाव हैं, क्योंकि आपने 2015 में ज्वाइन किया था, तो 10 साल में आपने किस तरीके के बदलाव देखे हैं प्राइमरी शिक्षा के मामले में? खासतौर से कुछ पिछले कुछ दिनों
में मुझे लग रहा है मार्च के अराउंड एक बार चर्चा उड़ी थी कि नहीं बहुत सारे विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, तो लोगों का ये था कि नहीं सरकार प्राइमरी शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है, व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। तो आपका क्या असेसमेंट है, आप किस तरीके से देखती है कि सरकार ने पिछले जो ये सरकार आई है, योगी सरकार आई है 2017 से, किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है प्राइमरी शिक्षा के? देखिए, वो मर्जिंग वाली जो बात थी कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा, तो जिन स्कूलों में 50 के नीचे बच्चे हैं उन स्कूलों को मर्ज करने की बात की जा रही थी जी। और गवर्नमेंट PM3 स्कूल्स जो बना रही हैं, एक ये भी ध्यान रखिए, PM3 स्कूल में क्या है कि गवर्नमेंट का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ इकट्ठे हो सकें और एक छत के नीचे ज़्यादा सुविधाएं दी जा सकें, क्योंकि हर स्कूल पे हर सुविधा दे पाना काफ़ी ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर। तो अच्छी अच्छी चीज़ें PM3 स्कूल में जा रही हैं, प्रोजेक्टर हैं और कई सारे साइंस लैब वगैरह हैं और खगोलशाला है, ये सब चीज़ें बन रही हैं वहाँ। तो वहाँ बच्चे ज़्यादा जाएं, ठीक है। इन स्कूलों को अपने बगल के बड़े स्कूलों में मर्ज किया जाए, लेकिन दिक्कत तब आएगी जब छोटे छोटे बच्चे नन्हे पैरों से नंगे पैरों से चल के स्कूल जाने वाले बच्चे अगर 3 किलोमीटर दूर आप बोलेंगे कि पढ़ने जाएं, ऐसे ही वो नहीं आते। उनका स्कूल की उपस्थिति उपस्थित करने में अध्यापकों को नाको चने चबाने पड़ते हैं कि बच्चा पर डे स्कूल आए। अगर 3-4 किलोमीटर दूर के एरिया में स्कूल हो जाएगा बच्चे का, तो ऐसे ही कब वो निकला, इसको घर से निकला, वो स्कूल गया कि नहीं गया गार्जियन को मतलब नहीं है, और टीचर उतना स्कूल टाइम में ही घर घर घूम नहीं पाएगा जी दूर तक। तो यहाँ दिक्कत होगी, तो फिर वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। उससे पहले जो PM3 में सुविधाएं दी जाने वाली हैं, वैन वगैरह की आने वाले समय में दी जाएंगी, वो सुविधाएं करके तब फिर आप हटाइए, है ना जी। पहले वो व्यवस्थाएं मिल जाए बच्चों को कि बच्चे दूर तक जा सके आसानी से, वैन हो या कोई व्यवस्था हो, तो बगल के स्कूल को मर्ज करिए। समझ गया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को, समाज को, उन बच्चों को जो प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या आगे आने वाले सालों में पढ़ना चाहें? किस तरीके से आप एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी है जो सोसाइटी में है प्राइमरी विद्यालयों को लेकर के। जैसा मैंने बोला कि मजबूर अभिभावकों के बच्चों का विद्यालय माना जाता है प्राइमरी विद्यालय, बाकी हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, CBSE बोर्ड से पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े। तो उनके लिए आप किस तरीके से बताना चाहेंगी? मजबूर अभिभावकों का विद्यालय, ऑफ कोर्स ये अच्छी बात, सही बात है, लेकिन अगर वो मजबूर अभिभावकों के लिए वो विद्यालय ना हो तो वो बच्चे कहाँ जाते जी। अगर आज भारत की साक्षरता दर सुधरी है तो उसमें कितना योगदान प्राथमिक विद्यालयों का है, जरा आप अपने हिसाब से बता लें जी। अगर प्राथमिक विद्यालय न हो तो क्या आज भारत की साक्षरता दर इतनी होती जितनी है? नहीं होती। तो इसमें तो मतलब बेसिक स्कूल्स के लोगों की पीठ थपथपानी है खुद ही जी। कि हमारे वजह से या बेसिक स्कूल्स की वजह से हमारे भारत की साक्षरता दर सुधरी जी। जहाँ शिक्षा नहीं पहुंचनी थी उस अंधेरे कोनों तक शिक्षा पहुंची जी। और रही बात अच्छे घरों के लोगों को बच्चों को भेजने की, अगर वो बच्चे मिल जाते तो समझिए सोने पे सुहागा होता। स्कूल्स और व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी होती। जब पहले कॉन्वेंट स्कूल्स नहीं थे तो एक ही जगह एक ही छत के नीचे हर परिवेश के बच्चे पढ़ते थे ना जी। लेकिन पता नहीं कैसे ये चीजें आई सोसाइटी में कि गरीबों के लिए अलग स्कूल हो गए और अमीरों के लिए अलग स्कूल हो गए। ये बड़ा खराब हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से बदला है, मुझे लगता है 2005 के आसपास। और कॉन्वेंट इंग्लिश शिक्षा से बच्चा मतलब मातृभाषा की शिक्षा जितनी अच्छी होती है उतनी किसी भी भाषा में शिक्षा नहीं होनी चाहिए। कम से कम बेसिक एजुकेशन तो मातृभाषा में ही होना चाहिए जी, मुझे लगता है। और अभी किताबें भी बहुत अच्छी आ गई हैं। अभी बेसिक स्कूल्स में इतनी अच्छी किताबें आ गई हैं कि उनके कलेवर बहुत सुंदर, और खेल खेल में शिक्षा वाली बातें हैं। पढ़ के कहानियां पढ़ के बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी बच्चों को। जो विद्यालयों की शिक्षा है या विद्यालयों की व्यवस्था है उस पर बात कर ली। अब शिक्षकों की जो शिकायतें हैं या जो समाधान है, चाहे वो सरकार से हो या सोसाइटी से हो, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या या एक चैलेंज जो आप लोगों के सामने दिखती है वो सबके लिए टेट मैंडेटरी कर दिया गया है। उस पर आपका क्या विचार है? सरकार का कहना मतलब बाहर से अगर हम लोग देखते हैं तो होता है कि नहीं यार एक परीक्षा ही तो देना, पढ़ाते आ रहे हो दे लो। जब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है तो ये होता है कि नहीं उसने तो जो योग्यता मांगी गई थी, जो
परीक्षाएं की ली गई होंगी वो सब पास करके अगर वो अध्यापक बन गया है तो अब उसे क्यों परीक्षा देना चाहिए, आपका क्या विचार है? टेट देखिए अनिवार्यता ठीक है, लेकिन जो पुराने अध्यापक हैं जी उनके लिए मुझे लगता है जरूरत नहीं है। जी और सरकार के ही बनाए मानक पे भी तो उनको नौकरी मिली होगी। जी और जिनकी उम्र आज 50-55 साल है, सामाजिक दायित्व उनके हैं, एक उम्र बीत गई है, आंखों पे चश्मे लग गए हैं, कमर में बैठने में दिक्कत होती होगी, उम्र के साथ साथ ये सब समस्याएं आती हैं। आप उनसे कहिए कि वो फिर से पढ़ाई करें और फिर कंपटीशन निकालें, ये मुश्किल चीज है ना। जब वो आपकी मतलब जिन्होंने उनको सेवा दी उनके उस समय के बनाए मानक पे खरे उतरे तभी तो उस नौकरी में आए। फिर उनको इस तरह से चेक करना और फिर कहना कि अगर आप नहीं पास करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये कहाँ तक ठीक है। अच्छा, नई भर्ती वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 2011 के बाद जितने लोग भी आए हैं वो यंग एज वाले भी हैं, वो टेट पास करके ही आए हैं, प्रमोशन के लिए उनके 6 to 8 वाला टेट चाहिए जी। अगर वो नहीं भी पास किए हैं 6 to 8 तो वो पास कर जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी उम्र नई है, अभी पढ़ाई छूटे ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब एक जो बुक्स वगैरह कंपटीशन की होती हैं वो छोड़े उनको ज्यादा दिन नहीं हुआ है, वो दोबारा से निकाल लेंगे। लेकिन जिनकी उम्र 50 साल हो गई हो, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके बच्चे वो कंपटीशन देने लायक हुए हैं आज के डेट में, 50-55 की जिसकी उम्र होगी उसका बच्चा भी 20-23 साल का होगा, वो खुद ही बैठ रहा होगा परीक्षा में, उसी में वो भी बैठे हैं और कहें कि वो उतना स्कोर करें, इस मतलब बहुत मुश्किल चीज है। हालांकि हमारे अध्यापक कर रहे हैं, पास भी कर रहे हैं लोग, क्वालिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये अलग से मेंटल प्रेशर है, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से जी। दूसरा, मैक्सिमम टीचर्स का जो शिकायत रहता है कि नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी वोट गिनती करना है, कभी चुनाव कराना है, कभी जनगणना करना है, कभी कभी तो कुत्तों की गिनती पर भी लगाया गया, जहाँ तक भूसा भरने में न्यूज में आया, भूसा के लिए भी लगाया गया। तो आपका उस पर क्या कहना है, किस तरीके से मैनेज किया जाए? एक तो वैसे ही शिक्षकों की संख्या कम है विद्यालयों में जितने चाहिए उतना, और उसके बाद इन सब एक्टिविटीज में जब लगाया जाता है तो क्या ऐसे घरों के बच्चों की शिक्षा बस नाम मात्र के लिए है कि उनको अशिक्षित से साक्षर बना देना ही आपके लिए, कि साक्षरता दर भारत की बढ़ती रहे इसके लिए ही बस उन बच्चों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की गई है स्कूलों की, या उनके पे फोकस किया जाए और ये नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए दूसरे लोगों की व्यवस्था की जाए? नॉन एजुकेशनल एक्टिविटी तो बहुत खराब चीज है, बेसिक में मतलब हम लोग थक जाते हैं नॉन एजुकेशनल एक्टिविटी कर करके और तमाम तरह की चीज़ें। और सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि अगर 5 क्लासेस हैं तो 5 टीचर्स नहीं हैं। एनसीईटी के मानक हैं 30 छात्रों पे 1 अध्यापक, जबकि मुझे लगता है कि मानक ये होना चाहिए कि एक कक्षा पे एक अध्यापक होना चाहिए, और उस कक्षा में अगर आपको वो भी मानक मेंटेन करना है तो ये बोलो कि एक कक्षा पे एक टीचर होना चाहिए और उस कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हाँ ये है। लेकिन अगर जहाँ बच्चे कम भी बच्चे हैं, मान लीजिए एक क्लास में 15 बच्चे ही हैं जी, तो भी एक अध्यापक तो चाहिए जी। लेकिन अब समस्या है कि जिन स्कूलों में 60 छात्र होंगे वहाँ 2 ही अध्यापक होगा, एक हेडमास्टर और एक इंचार्ज। हेडमास्टर तो पद ही नहीं है वहाँ, एक इंचार्ज का काम करेगा, हेडमास्टर वाला काम करेगा, दूसरा सहायक अध्यापक बचेगा। अब 2 में अगर अच्छा बीच बीच में ट्रेनिंग्स भी लगती रहती हैं, एक ट्रेनिंग में गया और एक ऑफिशियल काम देख रहा है, बच्चों को पढ़ाएगा कौन, कैसे होगा? नॉन एजुकेशनल वर्क जो उसमें आ जाते हैं तो फिर कैसे होगा? ये सब दिक्कत तो है, ये सब चैलेंज बहुत गंभीर है। अगर 5 क्लास पे 5 अध्यापक रहते, शिक्षा व्यवस्था मतलब जैसा हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छी हो, उन्नत हो, तो वो होता। लेकिन तो इसके लिए आप लोग कुछ बातचीत होता है अधिकारियों से? जो बातें होती हैं, अब बातें होती हैं, सक्षम अधिकारियों तक बातें रखी जाती हैं, लेकिन एनसीईटी के मानक बने ही हैं इस तरह के, तो अब वो मानक चेंज होने में समय लगेंगे। कुछ सोच समझ के मानक बना दिए गए तो फिर उसमें हम कर्मचारी गण क्या ही कर सकते हैं? नहीं, हमें ये कहा जाएगा कि आप छात्र संख्या बढ़ा लीजिए, आपको अध्यापक मिल जाएंगे। लेकिन छात्र संख्या प्राइमरी स्कूल्स में एक ग्राम सभा के ही बच्चे मिलेंगे, दूसरे ग्राम सभा के बच्चे मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ वैन वगैरह या ऐसी फैसिलिटीज तो है नहीं है ना। तो अब ग्राम सभा के बच्चे ही मिलेंगे, और कॉन्वेंट स्कूलों का देख ही रहे हैं कि गांव-गांव वैन पहुंचा देना और अलग तरह का प्रचार करना, इन सब चीजों से थोड़ा सा दिक्कत आती है। कुछ
सीधी सी बात है, एक कहावत है कि जहाँ पे आग होता है वहीं पे धुआं निकलता है। तो शिक्षकों के प्रति भी थोड़ा सा समाज में एक निगेटिव भावना है, और वैसा है क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाहियां भी हैं प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों में। मतलब मैं तथ्यात्मक रूप से नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर वो स्थिति नहीं होती तो शिक्षक शायद बच्चों की संख्या उतनी कम नहीं होती। सभी नहीं है, 2% हो 5% हो। ऐसे शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उनके लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगी जिससे कि शिक्षक समाज का जो अभाव, जो रिस्पेक्ट है वो बना रहे? मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ पूरी तरह से कि मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए कुछ लापरवाह शिक्षक, हाँ कुछ तो है, शिक्षकों में भी लापरवाही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी हैं या एक ही विद्यालय में सब है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं उसके लिए बताऊं, आप उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तगड़ा हो जाए जी। कोई कर्मचारी कामचोर नहीं होता, कामचोर उसे उसका सिस्टम बनाता है। अगर वहाँ मॉनिटरिंग कमतर है तो व्यक्ति लापरवाही कर ले रहा है। अगर मॉनिटरिंग तगड़ी होती तो शायद लापरवाही ना होती। और अच्छा, मॉनिटरिंग तगड़ी करने में भी कई सारी, और शिक्षकों की भी कई सारी समस्याएं कभी कभी हो जाती हैं, जिससे न्यूज़पेपर्स वगैरह में निकलता है कि इतने अध्यापक विद्यालय में अनुपस्थित रहे जी। सीएल वगैरह सिर्फ 14 सीएल है अध्यापकों को जी। संडे में भी कहीं कहीं एंगेज हो जाते हैं, संडे भी चले जाते हैं जी। उसका भी कोई दूसरा अवकाश नहीं है। 14 सीएल में पूरा साल कैसे कट पाएगा सर जी। गर्मी की छुट्टियों को लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन घर की कोई ज़रूरतें गर्मी की छुट्टियां पूछ के नहीं आती कि हम आपके घर पे कोई आकस्मिक कोई घटना घट रही है तो गर्मी की छुट्टी में ही घटेगी जी। 10 दिन की 12 दिन की छुट्टियां कभी एक बल्क में लेनी हो तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय टीचर को झूठ बोल के मेडिकल लगाने की। मेडिकल तो उसके अपने स्वास्थ्य के लिए लगना होता है ना जी। झूठ बोल के उसको मेडिकल लगा करके अपनी 12 दिन की 15 दिन की या 14 दिन की छुट्टी चाहिए तो वो लेता है। कोई ईएल नहीं है हमारे यहाँ, ईएल मिलनी चाहिए। गर्मी की छुट्टियों में भी एंगेज्ड रहे हम लोग। अभी पूरे गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों ने जनगणना किया। अभी आने वाले समर जो विंटर वेकेशन आएंगे तो उसमें फिर जनगणना वाला काम शुरू रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा और गिनने को गिन लिया जाएगा कि हमें साल में इतनी छुट्टियां मिली। समाज में ये फैला हुआ है कि मास्टरों को खूब छुट्टी मिलती है जी। लेकिन वो मास्टर ही जानता है कि वो कितनी छुट्टी पा रहा है। और बीच में अगर वो लापरवाही कर जा रहा है तो उसकी कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं जी, तो लापरवाही करता है। बहुत सारे कन्वर्सेशन हो गए, अब थोड़ा सा लाइट मोड में जाते हैं एंड में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे जिसका कि एक ही जवाब होगा, 2 ऑप्शन देंगे। अगर आपको चुनना हो, अगर आज की डेट में आप एक छात्र होती या एक अभिभावक ऐसी हो जिसको चुनना पड़े कि सरकारी विद्यालय या प्राइवेट, तो किस में आप जाना चाहेंगी या भेजना चाहेंगी बच्चे? मैं अगर स्टूडेंट होती तो सरकारी विद्यालय में जाती। अच्छा, किताब बच्चों के हाथ में ज्यादा अच्छा है या मोबाइल? किताब। कोई एक ऐसा मोमेंट जिसको आप बताना चाहे जब से आप ये शिक्षा क्षेत्र में जुड़ी हैं, कोई एक ऐसा मोमेंट, वो किसी बच्चे से लेकर के हो सकता है, आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, उसको अगर आप शेयर करना चाहें। बेसिक स्कूल में पढ़ाना परिस्थितियों को पढ़ना होता है, समझ रहे हैं। बेसिक स्कूल्स में हमें हर रोज एक मोमेंट ऐसा मिलता है कि मन करता है बैठ के पहले खूब रो लिया जाए। अच्छा, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। और तो धीरे धीरे 10-11 साल बीते नौकरी करते करते तो मन थोड़ा कड़ा हो गया है, फिर भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं। अभी हाल ही में एक बच्ची की मम्मी डेथ कर गई है। जब तक उसकी माँ बीमार थी 1.5-2 साल वो बिस्तर पे पड़ी रही और वो बच्चियां उसकी तामीरदारी करती रही। मम्मी मर गई, फिर वो क्लास में बैठ के पढ़ती रहती हैं, सब अचानक से रोने लगती हैं। समझ में नहीं आता क्या समझाया जाए उनको जी। तो ये सब परिस्थितियां हैं, वहाँ झेलना है, देखना है। और गरीब बच्चे हैं, बहुत गरीब हैं सर, बहुत गरीब घरों से बच्चे हैं और मेधावी भी हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं है, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा से प्रतिभाओं का जैसे गला घोंट दिया जाए वो स्थितियां हो जाती हैं। तो देख करके लगता है कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए। जाने दो, जो हो रहा है सो होने दो। और अपनी आंखों के सामने देखना बहुत कष्ट देता है वो। नहीं, सही बात है। जिस घरों से, जिस परिवेश से वो बच्चे आते हैं और उन बच्चों के बीच में बैठ करके उनके मनोस्थिति को समझ करके और फिर उनको पढ़ाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है। और आप जैसे लोग हैं जो कि उनके बीच में एक शिक्षा का अलग जगह रहे, तो आप जैसे लोगों को
बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा ऐसे ही शक्ति दे, बुद्धि दे।